ये कंपनी ज्वाइन करूं। पता है कि कोई सी भी कंपनी ज्वाइन करे अच्छा रहेगा, बट कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी कोई आप एक एग्जांपल देके समझा सकते हो ये चीज? जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्लाइंट आया है ना, उसकी प्रॉब्लम थी, उसका मैंने सोल्यूशन किया, उसकी जॉब लग गई, एंड आफ्टर दैट उसको 2 इंटरव्यू कॉल्स आए और उसको ये लगा कि भाई अब मेरे पास 2 इंटरव्यू कॉल्स आ गए। अब लोगों में क्या होता है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, और वो होती है, सब में होती है। मैं भी ऐसे देखूंगी कि यार मैं कहाँ जाऊं या क्या काम करूं, कि मैं इन 2 ऑप्शंस में से क्या चूज करूं। तो ये जो 2 में से चूज करने वाली सिचुएशन होती है ना, वहां पे इंट्यूशन काम करती है कि आप अपने इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आपकी इंट्यूशन कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है ताकि आप 100% प्रिडिक्शन दो। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले आप सच्चे बन जाओ, मतलब झूठ बोलना और ये सब छोड़ो, भगवान की भक्ति करना शुरू करो एंड एनालिसिस में डूब जाओ। लाइक जो भी कर रहे हो, चाहे न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, चाहे पामिस्ट्री कर रहे हो, चाहे कुंडली कर रहे हो, बट उसमें डूब जाओ कि ये करना है तो बस इसका मैं महारथ ही बनूं, तभी आपकी प्रेडिक्शंस 110% ट्रू हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। मैं ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था एक टाइम पे एस्ट्रोलॉजी में, तो मेरे को किसी ने बताया था अगर एस्ट्रोलॉजी शुरू करनी है ना तो सबसे पहले गीता पढ़ो। गीता का क्या रोल है? एक्चुअली आपको गीता पढ़ के ये नॉलेज हो जाती है कि आपको कर्म पे बिलीव करना है कि भाग्य पे बिलीव करना है कि क्या होगा। देखो, कृष्ण भगवान कह के गए कि आप कर्म करते रहो, भाग्य की चिंता ना करो, करेक्ट। बट आज के ज़माने में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको चिंता ना हो। लाइक कोई इंसान यदि आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसको लिटरली लगेगा कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, बट ये सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है। मैं जब लोगों को प्रेडिक्शंस देना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरी हमेशा से आदत है कि जब इंसान मुझे कॉल करता है तो मैं अपनी टीम को बोलती हूँ, उनको बोल दो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं लिख के दे, मैं डायरेक्ट उनके एनालिसिस पे उनकी पाम पढ़ के, उनकी न्यूमरोलॉजी चार्ट रीड करके, उनका फेस रीड करके, उनकी कुंडली को रीड करके मैं एकदम अच्छे से उनको बताती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ होगा आपके साथ, या ये ऐसा आपका नेचर है, ऐसे आपको पार्टनर मिलेंगे, या इस तरीके से आपको कंसीव होगा, या ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। तो बहुत सी बार लोग मुझे पूछते हैं कि ये क्या कोई जादू है, या आपने हमारे पीछे कोई कोई छोड़ रखा है कि भाई इनके बारे में सब ब्यौरा निकाल के दे दो। तो मैं उनको लिटरली समझाती हूँ कि ये कोई जादू नहीं है, इट्स लाइक मैथ्स। मैं आपको पूछती हूँ 2 और 2 क्या होता है, आप बोलोगे 4, वो आपको पता है क्योंकि आप वो गणित जानते हो। जो भी इंसान एस्ट्रोलॉजी की गणित जानेगा उसको 110% पता रहेगा कि क्या होना है एंड कैसे होना है और किस प्रकार होना है। बस ये है कि सच्चा बोलो, मतलब जैसे मैं देख रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में जितने फ्रॉड हो रहे हैं, उसको मैं यदि हटा दूं तो एस्ट्रोलॉजी 100% सच होती है। लाइक कोई कमी नहीं है एस्ट्रोलॉजी। इवन मैं प्रेमानंद जी को बहुत सुनती हूँ। मैं हमेशा से एक मेरा क्वेश्चन था कि मैं उनसे जब भी मिलूंगी तो मैं उनको पूछूंगी कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और क्या मैं ये काम करके सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये खलता था कि यार मैं किसी को गाइड कर रही हूँ, क्या ये सही है, कुछ गलत हो गया तो। बट मैंने जब उनको बोलते हुए सुना, कुछ उनकी अभी कुछ 2-5 वीडियो पहले ही मैंने उनकी वीडियो में सुना था, उन्होंने बोला नहीं एस्ट्रोलॉजी जो है या जो हमारी ज्योतिष शास्त्र है वो इंडिया का या जो पुराणों में लिखा हुआ शास्त्र है वहां से वो ज्ञान निकला हुआ है। तब मुझे श्योरिटी हुई कि हाँ चलो अब तो अपन जो कर रहे हैं वो 110% सही कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी से हमें पता लग जाता है कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जैसे कि आप बता रहे हो पामिस्ट्री से भी पता लग जाता है ब्लैक मैजिक है, किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, या एस्ट्रोलॉजी से भी है पता लग जाता है। एस्ट्रोलॉजी से क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? कोई रिचुअल्स होते हैं फिर क्या? देखो रिचुअल्स भी होते हैं, पता भी लग जाता है, इसमें बहुत तरीके की चीज़ें आती है। मैं स्टार्टिंग में आपको एक गणित वाली चीज़ें बताती हूँ। गणित वाली चीज़ों का मतलब हो गया कि हम लोग पामिस्ट्री से चेक करते हैं, देन उसके बाद में हम कुंडली चार्ट में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इसके ब्लैक मैजिक, काला जादू होने के योग हैं, या भूत इन पे अटैक करेंगे, या कोई प्रेत बाधा है। तो वो लाइक आप ऐसे देखो, मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि मान लो आप 10 लोग जा रहे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है 2 को तो स्पिरिट्स दिख जाती हैं, 2 को तो आत्माएं दिख जाती है, बट 8 को नहीं दिखती। उसका रीजन होता है वाइब्रेशन। करेक्ट, वाइब्रेशन मतलब जिसको हम हिंदी में या फिर जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं गण।
जिसके गण कच्चे होते हैं। गण ठीक है। कच्चे होने का मतलब हो गया जिसकी एनर्जी कच्ची है, बिल्कुल सही जिसकी बात है। वाइब्रेशन कच्ची है, जिसका अंदर की जो ऑरा है वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट है मतलब वो बहुत प्योर इंसान है, उसको ये चीजें बहुत जल्दी दिखेंगी, उसको भगवान भी जल्दी और दिखेंगे, जो नहीं प्योर है उसको उसको नहीं भूत, दिखेंगे। हाँ जिसको नहीं दिखेंगे, लाइक यदि कोई बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है उनके साथ ऐसे बहुत कम एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल माइंडेड है और ये सारी चीजें प्रैक्टिकलिटी से नहीं दिखाई देती है। भगवान दिखे हैं तो उसी इंसान को दिखे हैं जो एकदम भोला है। समझ रहे हो, हमने कितनी, जैसे मान लो नरसिंह जी के मायरे की कहानी सुनी, उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा नरसिंह जी ने, ठीक है, वो उसकी कहानी मैं आपको बताऊं, वो आपने सुन बिल्कुल, रखी बिल्कुल, है या बिल्कुल। नहीं सुन रखी है, आई डोंट नो, बट सुनिए। नरसिंह जी थे, बहुत गरीब थे, ठीक है, और ये हमारे राजस्थान साइड की कहानी है, सब राजस्थानी इसमें रिलेट कर जाएंगे। नरसिंह जी करके एक भाई था और उसकी बहन थी, ठीक है, तो नरसिंह जी के पास कोई पैसा नहीं था और आई थिंक भात भरना या मायरा भरना तो सब जगह बिल्कुल, पॉपुलर बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वो बहन बहुत टेंशन करती थी कि मेरे भात में क्या होगा, मेरे भात में कैसे भात भरा जाएगा, और नरसिंह जी और काफ़ी भाई थे, सो नरसिंह जी बहुत गरीब थे। अब वो बहन, बट बहन का प्यार सच्चा था, बहन ने बोला नरसिंह तू भी आना मेरे मायरे में या मेरा भात लेके आना। अब नरसिंह जी बेचारे सोच रहे कि मैं लेके क्या जाऊंगा, लेकिन नरसिंह जी थी एकदम कृष्ण भक्त और एकदम भोले। उनके गले में कोई सोने की चेन है वो निकाल के देंगे, उनके पास कोई 2-5 गाय है उन्होंने दान कर दी, कुछ भी था उन्होंने दान कर दिया, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। अब क्या होता है ना कि नरसिंह के भाई और नरसिंह जी सब लोग मायरा लेके जाते हैं, भाई अलग अलग करते हैं। अभी क्या होता है, मान लो 4 भाई हैं, एक के पास कम पैसा है, 3 के पास ज्यादा पैसा है, तो वो मिलके रहेंगे और जो गरीब है उसको छोड़ देंगे। ये आजकल ऐसा ही चल रहा है, पुराने जमाने में भी यही होता था। तो नरसिंह जी अपना अलग मायरा लेके जा रहे थे और वो 3 अपना अलग मायरा लेके जा रहे थे। नरसिंह जी ने अपने मायरे में डाले तुम्बे। तुम्बे आप जानते हो जो बहुत खारा फ्रूट होता है जिसका कोई यूज नहीं होता, राजस्थान में लगता है गर्मियों के मौसम में, जो एक फ्रूट होता है जो इतना खारा होता है कि यदि आपने उसको बाहर से टच किया और आपने यदि जीभ पे रखा तो 10 दिन तक आपको वो खारापन फील होगा। अच्छा। बट वो जितनी सी जमीन थी वहां पे सिर्फ तुम्बे लगे हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी बैलगाड़ी को तुम्बों से भरा और निकल पड़े। और वो बहन टेंशन में कि मेरे ससुराल वालों के सामने वो भाई तो मेरी बेइज्जती करवाएगा, क्योंकि जो 3 भाई थे वो तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, चाहे थोड़ा बहुत सोना पैसा कुछ लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे नरसिंह तो कुछ नहीं लेके आएगा। और उनको तो ये भी था कि वो एटलीस्ट ढंग से तैयार होके आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। अब नरसिंह जी तुम्बे लेके चलते हैं, जैसे जैसे नरसिंह जी चलते हैं वो जो तुम्बे हैं वो सोने के तुम्बे में बदलने लग जाते हैं। और जब तक नरसिंह वहां पे पहुंचते हैं, वो बहन जब देखती है कि नरसिंह के रूप में उनको कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं, ठीक है, नरसिंह जी को लिटरली कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं, वो जो तुम्बे सारे होते हैं वो सोने में बदल जाते हैं, बहुत सारा कैश आ जाता है। तो मतलब वो भोले थे, जितने वो इंसान भोले थे दिल के, उतनी ही उनकी चीजें चली, उतना ही भगवान ने उनको संभाल लिया। तो जो स्पिरिट्स भी होती है ना, वो बहुत, जिनके गण बहुत ज्यादा कच्चे होते हैं या जिनकी एनर्जीज, जिनकी ऑरा बहुत ज्यादा कच्ची होती है, उन पे बहुत ज्यादा अटैक होता है। मैं यूजुअली अपने क्लाइंट्स को बोल देती हूँ कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है या फिर आपके ऊपर नजर लगी है या फिर आपके घर में ऐसा हुआ है, मैं उनकी कुंडली देखते ही बोल सकती हूँ, या फिर मैं उनकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखते ही बोल सकती हूँ, या फिर मैं उनकी पाम देखते भी बता सकती हूँ। और आप कहो तो मैं 1 by 1 तीनों ही चीजों को बता देती हूँ कि किस तरीके से हमारे पाम से हमें पता चल सकता है कि हमें ब्लैक मैजिक जल्दी होगा, है ना। So, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाम से स्टार्ट करते हैं, देन अपन कुंडली पे जाएंगे, देन अपन न्यूमरोलॉजी पे जाएंगे। तो ये हमारे ही हाथ होता है। मेरे हाथ में सबसे कम लकीरें हैं। हाँ मैंने देखा, अभी मैंने, आप जब बात कर रहे थे तो मैंने नोटिस किया। बट पता है क्या होता है, द मेन थिंग इज ज्यादा लकीरें होना भी प्रॉब्लम नहीं है, कम लकीरें होना भी प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो दिक्कत आती है वो होती है कि परफेक्ट होनी चाहिए। अब मैं 1 by 1 आपको आराम से शिद्दत से बताऊंगी कि किस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि हमारे पाम से कि ब्लैक मैजिक हो सकता है, या ब्लैक मैजिक का छोटा रूप होता है नजर लगना, या फिर उससे भी छोटा होता है टोक लगना कि एक बार में कोई काम नहीं हो रहा एंड ऑल। सो सबसे पहले इंसान अपना राइट या लेफ्ट कोई सा भी हैंड देख सकता है, ज्यादातर वो उस हैंड को प्रेफरेंस देना जो आप ज्यादा यूज करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप राइट, मैंने ऐसा सुना था कि लड़कियों का उल्टा हाथ या लड़कों का सीधा हाथ, ये सवाल मुझे सब पूछते हैं, क्योंकि मैं जब भी क्लाइंट कंसल्टेशन लेती हूँ ना तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि बोथ पाम पिक्चर्स भेजो, एंड दे वर लाइक कि हम तो लड़की हैं हम तो लेफ्ट भेजेंगे, या हम तो लड़का है हम तो राइट भेजेंगे। ऐसा नहीं होता है। यदि आप राइटी हैं तो आपका राइट हैंड आपके कर्म को रिप्रेजेंट करेगा,
ठीक है। और लेफ्ट हैंड जो है वो आपके भाग्य को रिप्रेजेंट ठीक करेगा। है। लेफ्ट हैंड बताएगा आप क्या क्या लेके आए हो, राइट हैंड बताएगा कि आपके लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही है। ठीक है। आप दोनों हाथ को मिलाओ, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा आपको। ठीक है, वैसे ही क्या होता है लड़कों के साथ भी, कि मतलब लेफ्ट, यदि कोई लड़का है और वो लेफ्टी है तो उसका लेफ्ट हैंड प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि जिस हाथ से हम काम करते हैं ज्यादा, एक्चुअली तो वही हाथ हमारा कर्म दिखाएगा ना, वही तो हाथ घिसता है। मान लो कोई मजदूर है, उसकी रेखाएं मिट रही है तो वो उसी हाथ से तो मिट रही है ना जिस हाथ से वो ज्यादा काम कर। ओके ओके ओके। सो जो इंसान जिस हाथ से ज्यादा काम करता है, आपको वाला इस हाथ वीडियो देखें। में हाँ ठीक उसी है। हाथ को ठीक है। प्रेफरेंस देनी है।